जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एंशिएंट इंडिया की, और एंशिएंट इंडिया में आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है संगम युग। ठीक है, दक्षिण भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है ये, ध्यान रखेंगे संगम युग को। तो पहले इसके नाम से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसकी बात करेंगे। देखो भाई, संगम में जो पहला शब्द आपको दिखाई दे रहा है वो है संगम। ठीक है, संगम क्या होता है? संगम जो शब्द है संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ होता है मिलन। और यहाँ पर जो संगम का अर्थ है वो है प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के प्रदेश में तमिल कवियों तथा विद्वानों का मिलन। ध्यान रखना, संगम क्या है? संगम संस्कृत का शब्द है, और यहाँ जो हम मेंशन कर रहे हैं वो है कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के संगम पर तमिल कवियों का मिलन। ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितनी बार सुनेंगे महत्वपूर्ण रहेगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि संगम जो है किन नदियों के संगम पर होता था, तो कृष्णा और तुंगभद्रा। संगम का संबंध किससे है? तमिल कवियों से है। ठीक है, और एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है मेहन डालने, उन्होंने इसकी तुलना जो है फ्रांसीसी अकादमी से की है। उनका कहना था कि ये केवल तमिल कवियों का ही मिलन नहीं है, अपितु उत्तर तथा दक्षिण भारत के राज्यों की संस्कृति का भी मिलन है। ठीक है, तो संगम आपको समझ में आया क्या है? चलिए अब जरा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ लेते हैं। देखो जरा, संगम युग से आशय तमिल कवियों के संघ से है। ठीक है, ये नाम देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, तो इनको थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये क्या लिखा है? ये लिखा है इरैनार अग्गपोलूर के भाष्य में तीनों संगमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नयनार अप्पार ने किया था। ठीक है, कुल 3 संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में हुआ है। देखिए, ये जो संगम है ये दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राज्यों में हो रहे थे, है ना। जैसे कहाँ पर जो है हो रहे थे, तो पांड्य में, मतलब जो एरिया थे इनके पास, जहाँ इनके जो पड़ोसी राज्य थे वो है चेर, पांड्य। ठीक है ना, या फिर अगर हम देखें तो चोल राज्य भी है यहाँ पर। लेकिन ये जो संगम है ये तीनों के तीनों कहाँ पर हुए हैं? पांड्य राज्य में हुए, ध्यान रखना। और अगर कभी ये पूछे कि ये जो संगम है इनमें सबसे ज़्यादा जानकारी किस राज्य की है, जैसे हुए कहाँ पर है तो पांड्य में हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जानकारी किस देश के बारे में, किस राज्य के बारे में देते हैं, तो वो चेर है, ध्यान रखना। ठीक है, हुए कहाँ पे है? पांड्य राज्य में, लेकिन सबसे ज़्यादा जानकारी जो है संगम साहित्य से किसकी मिलती है? चेर राज्य की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख तथा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में तमिल देश के इन राज्यों का उल्लेख मिलता है, यानी चेर, चोल और पांड्य का। खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख में कहा है कि वह अपने शासनकाल के 11वें वर्ष तमिल देश के 3 राज्यों के 113 वर्ष पुराने त्रमिर देश संगठन को नष्ट कर दिया था। पांड्य देश का उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका में तथा कात्यायन की वर्तिका में चोल, पांड्य तथा केरल राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर है? मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे देखें। तो संगम तमिल कवियों का सम्मेलन था, जो संभवतः किन्हीं प्रमुख राजाओं या इनके संरक्षणों में ही आयोजित होते थे। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं के द्वारा इन संगमों को साहित्य संरक्षण प्रदान किया गया था। ये साहित्यिक रचनाएं द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चगम कहा जाता है। मुच्चगम, ठीक है।
तो प्राचीन दक्षिण भारत में मुच्चगम क्या है? ये है तीनों संगमों को इकट्ठे रूप से जो नाम दिया गया है वो है मुच्चगम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? थोड़ा देखिए, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब डायरेक्टली यहाँ पर आप देख लो कि कुल कितने संगम आयोजित किए गए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप देखें तो सीधे सीधे आपको दिखाई देगा टोटल 3 संगमों का आयोजन किया गया है। ठीक है, पहला जो संगम है ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है मदुरई में। ध्यान रखना, थेन मदुरई लिखा है लेकिन इसको आप मदुरई से भी काम चला सकते हो। अध्यक्ष कौन है इसके? तो देख लो, अध्यक्ष हैं इसके अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि वह ऋषि हैं जिन्होंने वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत में पहुंचाया। ध्यान रखना, अगस्त्य ऋषि वही हैं। ठीक है, क्या इसका कोई हमारे पास बुक है? तो पहले संगम की अभी हमारे पास कोई भी बुक मौजूद नहीं है। फिर आता है दूसरा संगम। दूसरा संगम कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है कपाटपुरम में। ध्यान रखना, अध्यक्ष कौन है इसके? तो इसके अध्यक्ष भी अगस्त्य हैं। ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कुछ में ये भी माना जाता है कि अगस्त्य के बाद इसकी अध्यक्षता को उनके शिष्य तोलकप्पियर ने संभाला था। ठीक, इस साहित्य का मतलब इस संगम का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मौजूद है वो है तोलकप्पियम। ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है तोलकप्पियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो तोलकप्पियम है साथियों, ये एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसको भी आप लोग याद रखना कि तोलकप्पियम की विषय वस्तु क्या है। तो तोलकप्पियम क्या है? बेसिकली तमिल व्याकरण ग्रंथ। आगे देखते हैं। आगे है तीसरा संगम जो कि हुआ है मदुरई में। अध्यक्ष कौन है इसके? नक्कीरर हैं। ध्यान रखना, ठीक। और इसमें बहुत सारे तमिल साहित्य ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, काफ़ी सारे। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो संगम साहित्य जो है मूल रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है। और ये जो तमिल भाषा में जितना भी काव्य लिखा गया है संगम साहित्य का, वो मुख्यतः प्रेम संबंधी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, मतलब ज़्यादातर जो बुक्स हैं उनका जो थीम है वो प्रेम के ऊपर आधारित है। ज़्यादातर का, सबका नहीं लेकिन मोस्टली का है ना। तो बेसिकली इन्हीं को आज हमें देखना है। तो देखो लिखा हुआ है, संगम संग्रह में काव्यों के 8 संकलों में से 6 शामिल थे। ठीक है, जो एट्टुकाई और पुत्तुटुप्पटट्टु, ये नाम यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भैया, देखने पड़ेंगे। इनके 10 पत्तु में से 9 शामिल थे। इन काव्यों की शैली तथा कुछ ऐतिहासिक संदर्भ यह लक्षित करते हैं कि ऐसी पूरी संभावना है कि साहित्य की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के बीच हुई है। 8वीं शताब्दी के मध्य लगभग उनके संकलनों को संग्रहित किया गया। यह आगे जाकर विशाल संकलन में संकलित किया गया, जिसे एट्टू तोकई तथा फट्टू पप्पा टट्टू, मतलब यार नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इनको हो सकता है गलत बोल जाऊँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना भैया, देख लेना यार, खुद से पढ़ने का प्रयास करना। ठीक है, नाम ऐसे ही है। संगम साहित्य को आगे 2 समूहों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? वर्णात्मक और उपदेशात्मक। वर्णात्मक ग्रंथों को मेलक कन्ना कक्कू है ना, और इसमें 18 बड़ी रचनाएं हैं जिनमें 8 संकलन तथा 10 काव्य शामिल हैं। इनका नाम क्या है? मेलक नन्ना कक्कू, और इन्हें वीर रस की कविताओं की रचना माना जाता है। ठीक है, उपदेशात्मक जो रचनाएं हैं उन्हें कहते हैं, ये नाम लिखा हुआ है देख सकते हो, किलाका नाक्कू। इनमें टोटल 18 छोटी रचनाएं शामिल हैं। बड़ी संख्या में तमिल उपदेशात्मक रचनाएं जैसे तिरुवल्लुवर, ये लिखा हुआ है, जैसे तिरुवल्लुवर की तिरुक्कुरल, ये इनकी बुक का नाम है। अच्छा, जो तिरुक्कुरल बुक है उसका थीम क्या है? ये है राजनीति शास्त्र, दर्शन, ठीक है, प्रेम पर कुछ प्रसिद्ध रचनाएं की गई हैं। अच्छा, ये जो तिरुक्कुरल है, ये जो बुक है, इसे तमिलनाडु का 5वां वेद कहा जाता है। ध्यान रखना, पंचम वेद की मान्यता इसको प्राप्त है। तमिल महाकाव्य जैसे शिलप्पाधिकारम, ठीक है, आरंभिक तमिल साहित्य का उज्ज्वल रत्न माना जाता है, जो कि कोवलन की प्रेम कथा से संबंधित है। मैंने ऊपर आपको बताया ना कि ज़्यादातर जो तमिल काव्य है उनकी थीम क्या है? प्रेम है। चलिए, संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखे गए। संगम युग की प्रमुख रचनाओं में तोलकप्पियम, ठीक है, ऐतुक्के,
ठीक है, फत्तू पप्पातू, ठीक है, पादी ने किल कड़क्कू इत्यादि ग्रंथ तथा शिलप्पाधिकारम, मणिमेखली तथा जीवक चिंतामणि महाकाव्य शामिल है। नाम भैया कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत हद तक चांस है मैंने गलत बोल दूं तो भैया थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है। तोलकप्पियम के लेखक तोलकप्पियर है। यह द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। यह व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तोलकप्पियम, इसके लेखक कौन है? तोलकप्पियर। और इसकी विषय वस्तु क्या है? तमिल व्याकरण है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है। साथ ही यह उस समय की राजनीतिक तथा आर्थिक सामाजिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी देता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे है फदी ने किल कड़क्कू, 18 कविताओं वाला आचार मूलक ग्रंथ है, ठीक है। यह तृतीय तमिल साहित्य से संबंधित है। इन 18 कविताओं में से सबसे महत्वपूर्ण कविता तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुक्कुरल है। इसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए, शिलप्पाधिकारम इलांगो आदिगल द्वारा, मणिमेखले सीतले सत्तनार द्वारा लिखे गए महाकाव्य हैं, ठीक। शिलप्पाधिकारम किसने लिखा है? इलांगो आदिगल। मणिमेखले किसने लिखा है? सीतले सत्तनार। इन महाकाव्यों के द्वारा तत्कालीन संगम समाज तथा राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, संगम काल के बारे में जानकारी देने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स और देख लीजिए, जैसे मैगस्थनीज, स्ट्रैबो, पिल्नी, टालमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापारिक संपर्कों के बारे में उल्लेख किया। अशोक के अभिलेखों में, ये महत्वपूर्ण बात है, चोल, पांड्य तथा चेर राज्य का उल्लेख मिलता है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों, जिनके नाम हैं चेरों, चोलों तथा पांड्यों का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त होती है। तो ये हुआ बेसिक जानकारी संगम युग के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे ये जो शासन है ना, चेल हैं, चोर हैं, मतलब सॉरी, ये चेर हैं, चोल हैं और पांड्य हैं, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। और इनको आप अगर बहुत अच्छे समझना चाहते हैं तो अभी एक मूवी आई थी PS1, ठीक है, पोन्नियन सेल्वन, ये चोलास के ऊपर ही है, ध्यान रखना, जो चोल राजा थे संगम युग के, उन्हीं के ऊपर है। इसके 2 पार्ट आए, काफ़ी अच्छे हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे राजवंशों के बारे में, चेर, चोल और पांड्य के बारे में, ठीक है। फिर ये टॉपिक हमारा खत्म होगा, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।